चलिए जी, एक क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब। जिस तरह का अभी हमने एक सवाल देखा तो उसी के ऊपर हमें क्वेश्चन और देखते हैं। सर, ये RS एंटरप्राइज द फैमिली कंसर्न हेडेड बाय मिस्टर रमीज, इट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट बट अंडर टू ब्रांड्स ए एंड बी। देखिए, प्रोडक्ट एक ही है, प्रोडक्ट बेस मटेरियल एक ही है, एक प्रोडक्ट ए के नाम पे बिक रहा है, वर्जन होंगे, एक महंगा बिकता होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, एक सस्ता बिकता होगा, ठीक है जी। एंड ब्रांड बी इज ऑफ हाई क्वालिटी, and over the past many years company is charging 60% higher prices as compared to brand A। तो सर, अगर A की सेलिंग प्राइस मेरे पास X है तो सर B की सेलिंग प्राइस मेरे पास 60% ज़्यादा है, यानी 1.6x है, ठीक है जी। As the company has progressed, Mr. Ramesh has felt the need of better planning and control। ठीक है जी। बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल का मतलब है, अब हम ये सोच रहे हैं कि यार अपने हिसाब से हम चीज़ें प्रोड्यूस करें, कॉस्ट भी कंट्रोल करें, वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करें जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, वो कम प्रोड्यूस करें जिसमें प्रॉफिट कम है, रिसोर्सेज अपने हिसाब से हम एलोकेट करें। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है जी। ही हैज़ कंपाइल्ड द फॉलोइंग डाटा पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड नवंबर 30। देखें, इस एग्जामिनर ने बहुत गंदा गेम खेला है। 30 नवंबर यहाँ ईयर एंड है, 31 दिसंबर नहीं है। 31 दिसंबर इज नॉट द ईयर एंड, इट इज 30 नवंबर, रिमेंबर दैट, क्योंकि आगे इन्फ्लेशन का जो है बड़ा बुरा हाल है नीचे, ठीक है। फिर जी, सेल्स आ रही है सर लास्ट ईयर की 5.52 मिलियन। सर मेरे पास मटेरियल आ रहा है, लेबर आ रहा है, वेरिएबल सॉरी ओवरहेड्स आ रहे हैं, वेरिएबल और फिक्स दोनों, और मेरे पास सर सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स आ रहे हैं। तो सर मेरे पास एक सेल्स होगी जो मैंने देखना होगा, अकाउंट फॉर करना होगा, एक मटेरियल होगा सर जो मैंने अकाउंट फॉर करना होगा, लेबर होगा सर, मेरे पास वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों होंगे। 4 और 5 नंबर मैंने इसको दे दिया। छठा नंबर सर मैंने दे दिया सेलिंग एंड एडमिन। तो 6 आइटम्स ऑफ P&L आपको आइडेंटिफाई करने, ठीक है जी। सर रिक्वायरमेंट है क्या? एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है अगले साल का, ठीक है जी, अगले साल का 30 नवंबर 2009 का। ऊपर जो हमें P&L दिया हुआ 30 नवंबर 2008 का दिया हुआ, डन। चलो जी, आपको ये भी बता दिया गया कि 5400 यूनिट हमने लास्ट ईयर ए के बेचे थे, एक यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं, और 3600 यूनिट हमने बी के बेचे थे, बी पे 6 घंटे लगते हैं। बी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो रिसोर्स भी शायद ज़्यादा लगता हो, ठीक है जी। 20% ऑफ बी was sold to a corporate buyer who has given a discount of 10%। होल्ड ऑन, अब इसका मतलब है हमारे पास इफेक्टिवली ए बिक रहा है, बी हम बेच रहे हैं इंडिविजुअल्स को भी, और बी हम बेच रहे हैं कॉर्पोरेट्स को भी, ठीक है जी। ए की सेलिंग प्राइस अगर एक्स है तो बी की सेलिंग प्राइस 1.6x है, और सर बी कॉर्पोरेट को हमने डिस्काउंट दिया तो इसकी सेलिंग प्राइस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 90% है। ऐसा ये समझ आती है सर? अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी अगले साल द बायर हैज अग्रीड टू डबल द परचेजेस इन 2009 एंड मिस्टर रमीज हैज अग्रीड टू इंक्रीज द डिस्काउंट टू 15%। हमने वादा किया कस्टमर से कि हम आपको जो है वो अगली दफा 15% का डिस्काउंट देंगे, तो उसने भी हमसे वादा कर लिया कि हम आपसे डबल क्वांटिटी खरीदेंगे, ठीक है जी। फिर इन व्यू ऑफ बेटर मार्जिन, देखिए क्लियरली सेंटेंस शुरू हो रहा है इन व्यू ऑफ बेटर मार्जिन, ठीक है। इन बी मिस्टर रमीज हैज डिसाइडेड टू प्रमोट द सेल्स ऑफ बी एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख। इसका मतलब है रमीज ने कहा जी मुझे बी पहले बेचना है, रमीज का टारगेट ये है कि बी बेचना है, ठीक है जी, और इसके लिए 2.5 लाख रुपए की मार्केटिंग कैंपेन भी चलानी है। एज अ रिजल्ट इट सेल्स टू कस्टमर्स अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर्स विल इंक्रीज बाय 30%। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर बी इंडिविजुअल्स की सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा बाय 30%, ठीक है जी। हाउएवर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, ही इंटेंड्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ए इफ नेसेसरी। इसका मतलब है हम प्रायोरिटी ए बी को देंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी टू बी, पहले बी प्रोड्यूस करो जितना रिक्वायर्ड है, फिर ए पे आओ। अब बताओ बी की डिमांड में कहां कहां इजाफा हुआ है? कॉर्पोरेट कस्टमर को अगली दफा डबल देना है, बी के कॉर्पोरेट कस्टमर को अगली दफा डबल देना है, और बी के इंडिविजुअल कस्टमर को 30% ज्यादा यूनिट देने हैं। तो जो बचे कुछ आर्स होंगे वो हम क्या करेंगे, ए पे इस्तेमाल करेंगे। फिर वो कह रहे जी हम 90% कैपेसिटी पे अभी तक चल रहे थे। इसका मतलब है जो यूनिट बने ये 90% कैपेसिटी पे बने, ठीक है जी। कंपनी चाहे तो यूनिट्स बढ़ा सकती है, ठीक है जी। इन दोनों के यूनिट्स क्या हो सकते हैं, बढ़ जाएंगे थोड़े बहुत। कैपेसिटी 90% थी लास्ट ईयर। फिर सर
बी के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ए के मुकाबले में 20% ज़्यादा टाइम चाहिए, और ये यहाँ से पता भी चल रहा है कि ए के एक यूनिट पे 5 घंटे चाहिए तो बी के एक यूनिट पे 6 घंटे चाहिए। डन। अब इसका मतलब ये है कि सर 2 पैरा पढ़ के हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हम ए और बी जो पहले बेच रहे थे, अब हमने प्रायोरिटी बी को देनी है। बी के हमारे पास 2 टाइप के कस्टमर हैं, बी कॉर्पोरेट, बी इंडिविजुअल। बी के कॉर्पोरेट को 100% ज़्यादा नहीं, डबल आउटपुट देना है, और बी के जो इंडिविजुअल कस्टमर है उसको हमने 30% बढ़ा के देना है। बाकी जो कचरा वचरा बचेगा उसे हम ए प्रोड्यूस करेंगे। डन। सर 2.4 kg ऑफ रॉ मटेरियल या सेम मटेरियल इज यूज्ड फॉर बोथ ब्रांड्स। अब देखो ये एक मसला है, यहां एग्जामिनर ने अज्यूम किया ये 2.4 kg है ना, ये अल्टीमेट वेट है। ठीक है, ये क्या है जनाब, अल्टीमेट। वर्डिंग्स ये होनी चाहिए दोनों का वजन 2.4 kg है, मटेरियल दोनों में अल्टीमेटली 2.4 kg पड़ा होता है फिनिश गुड्स में, लेकिन ए बनाने में बी बनाने पे 10% का लॉस है, ए बनाने पे 4% का लॉस है। इसका मतलब है सर हम कुछ केजीज लेके शुरू करते होंगे ए बनाने के लिए, उसमें से 10% का आ जाता है लॉस, और अल्टीमेटली सर 2.4 kg का आउटपुट बनता है। इसी तरह सर जब हम ए बनाने जाते हैं, ये हमारे पास किसका हिसाब किताब था, बी का। ए बनाने जाते हैं तो ए में सर 4% का लॉस निकलता है, और अल्टीमेटली 2.4 kg आउटपुट फिनिश गुड्स तक पहुंचा है। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है वर्डिंग उसकी जो है वो थोड़ी अप्रोप्रिएट नहीं है, वर्डिंग उसकी थोड़ी सी डॉजी है। 2.4 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड, नॉट इट इज नॉट यूज्ड, यूज ज्यादा है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास कुछ मटेरियल वेस्ट होता है, ये ऐसे लिखना चाहिए था कि 2.4 kg मटेरियल अल्टीमेटली फिनिश गुड्स का पार्ट बनता है, और वेस्टेज की वजह से हमें ज्यादा मटेरियल यूज करना होता है। ठीक है जी। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिमेन द सेम for the past many years. However, the supplier has indicated that the price will increase by 10% from 1st March. अब 1st मार्च से लेके 30th नवंबर, 1st मार्च से लेके 30th नवंबर तक प्राइस थोड़ी सी बढ़ी हुई होगी। इसका मतलब है हमारे पास शुरू के 3 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि साल 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 3 महीनों में पुराना रेट चलेगा, और सर अगले 9 महीनों में इन्फ्लेशन लगेगी इसके ऊपर, इन्फ्लेटेड रेट चलेगा पक्का। डायरेक्ट लेबर के बारे में उससे कहा जी पर आवर 15% बढ़ेगा साल के पहले दिन से। इसका मतलब है मेरे पास सर ये पॉइंट सेल से रिलेटेड है, ये पॉइंट सेल से रिलेटेड है, सर ये मटेरियल से रिलेटेड है, सर ये भी मटेरियल से रिलेटेड है, सर ये पॉइंट मेरे पास लेबर से रिलेटेड है, और सर फिर वो कह रहा है मेरे पास 40% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एंड ये इंक्रीज होंगे 5% से। वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ बी आर ट्वाइस एज द वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ ए। इसका मतलब है सर अगर मेरे पास ए का वेरिएबल ओवरहेड x है तो बी का वेरिएबल ओवरहेड्स मेरे पास 2x है। ठीक है जी। फॉर 2009 द इफेक्ट इज 10%, ये पूरे साल का इन्फ्लेशन रेट है कि अगले पूरे साल में 10% से चीजें इन्फ्लेट होंगी। फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग प्रमोशनल कॉस्ट ऊपर जो आ रही है आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%, तो अपेरेंटली क्या है ये फिक्स्ड है। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास था ओवरहेड्स जिसको मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहता हूँ, ये मेरे पास सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स, हर एक का एक पॉइंट है, और वो पॉइंट रीड करके आपने अगले साल का बजट बनाना है। सबसे पहले हम सेल्स को अनलॉक करेंगे, लास्ट ईयर की चीज निकालेंगे, प्राइसेस निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, फिर करंट ईयर का उसको इन्फ्लेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। पूरे सवाल में आपने ये करना है लास्ट, क्योंकि देखिए इसने आपको टोटल दिया हुआ, ये टोटल कॉस्ट और सेल्स दी हुई आपको। ठीक है, आपने इसी से क्या करना है, पहले लास्ट ईयर की पर यूनिट कॉस्ट, पर केजी कॉस्ट, पर आवर कॉस्ट निकालनी है, फिर उसको इन्फ्लेट करना है और आगे लेके जाना है। डन। बड़े सर एक स्टेप आगे लेके चलें इसको, चलें जी, चलें जी सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सर वर्किंग बनाएंगे सेल्स की। अच्छा यहाँ मैं बजटेड पीएनएल यही बना दूंगा। ठीक है, वर्किंग हम नीचे कर लेते हैं, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ वर्किंग्स करेंगे हम सर। सबसे पहली वर्किंग है हमारे पास सेल्स की। देखिए इस एग्जामिनर ने आपको ये बताया कि हम ए बेचते हैं, हम बी बेचते हैं इंडिविजुअल्स को, और हम बी बेचते रहे हैं पास्ट में कॉर्पोरेट्स को। ठीक है जी, ये तीनों चीजें हम करते रहे हैं।
फिर उसने आपको ये बताया कि जो हम ए बेच रहे हैं ना, इसकी पता नहीं सेलिंग प्राइस है एक्स, हमें नहीं पता, इसको हम सर 1.6 टाइम ज्यादा पे बेच रहे हैं, और जो बी कॉर्पोरेट है इसको हम दे रहे हैं 10% का डिस्काउंट, 10% ही लिखा हुआ है ना, हम दे रहे हैं जनाब 10% का डिस्काउंट। ठीक है, नजर आ गया? 10% में हाईलाइट कर दूं सर, ये रहा 10%। ठीक है, 10% का हम दे रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मतलब कि ये 1.6 का 90% जा रहा है, यार है सर 1.44, ये है 1.44x ऐसा। अच्छा, लास्ट ईयर जो हमने यूनिट्स बेचे ना, इसके हमने बेचे 5400, और उसके 36 का 20% और 36 का 80% ऐसा। ए हमने बेचे 5400, बी हमने बेचा 3600 का 80%, दैट इज 2880, और हमने बी कॉर्पोरेट बेचा है 3600 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये हमने बेचा 720 यूनिट्स। ठीक है जी, इसका मतलब ये सर मेरे बच्चों के 5400x प्लस 2880 इंटू 1.6x प्लस 720 इंटू 1.44x इक्वल्स टू, मेरे पास लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है सर? सर लास्ट ईयर की सेल्स है 5522 400, 5522 400, सर मेरे पास 5522 400। सर अगर आप इसको अनलॉक करेंगे ना, तो आपके पास x आएगा 500। कितना आएगा? 500। इसका मतलब है हमने लास्ट ईयर ए बेचा है 500 में। गौर से सुनना, हमने लास्ट ईयर ए बेचा है सर 500 रुपये में, हमने बी का इंडिविजुअल बंदा सर उसको हमने यूनिट बेचा है 60% ज़्यादा पे, तो 500 का इंटू 1.6 वुड बी 800। ठीक है जी, और इसी 800 पे हमने बी के कॉर्पोरेट कस्टमर को डिस्काउंट दिया है 10% का, यानी हमने 720 रुपये में एक यूनिट बेचा। ऐसा 720 रुपये में बेचा, 720 यूनिट्स भी बेचे, ये हमारी सेलिंग प्राइस ऐसा। और नेक्स्ट ईयर एग्जामिनर ने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि नेक्स्ट ईयर कोई हिसाब किताब चेंज हो रहा है, कोई रेट बढ़ेगा। हाँ सर, हमने डिस्काउंट ज़्यादा देना है, इनफैक्ट बी के कॉर्पोरेट कस्टमर को हमने 15% का डिस्काउंट देना है। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर में जो हमारी प्राइसेस हैं, ये 500 ही रहेंगी सर, ये 800 ही रहेगी, और सर यहाँ हमें 800 पे उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा 15%, तो 800 इंटू 85% वुड बी 680। ठीक है जी, अब बात आती है यूनिट्स कितने बेच रहे हैं, यूनिट्स कितने बेचने हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यूनिट्स इस तरह बेचने के, लास्ट ईयर 90% कैपेसिटी पे थे, अगले साल हमने 100% कैपेसिटी पे जाना है। पहले तो देख लें आर्स कितने हैं। ए 5 घंटे में बनता है, बी 6 घंटे में बनता है। ए के लास्ट ईयर 5400 यूनिट बने थे, ठीक है जी, और बी के लास्ट ईयर 3600 यूनिट बने थे, इसके बावजूद हम 90% कैपेसिटी पे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई कि मेरे पास से लास्ट ईयर मेरे पास सर 5400 यूनिट बने थे 5 घंटे में, और मेरे पास बी के 3600 यूनिट बने थे, रिस्पेक्टिव कि आप उसको किसी भी रेट में बेचो, बने तो 3600 यूनिट थे ना, ये बने थे 6 घंटों में। तो सर मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ रहे थे, सर जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स मेरे पास आ रहे थे, वो आ रहे थे सर मेरे पास 48,600 आवर्स। ठीक है जी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 90% कैपेसिटी को। नाउ मैं जाना चाह रहा हूं 100% कैपेसिटी पे। अब बताएं क्या करूं सर, मैं 48,600 को डिवाइड कर दूं सर किससे, 90% से, तो मेरे पास आ जाता है सर 54,000 आवर्स की कैपेसिटी, 54,000 आवर्स। ठीक है जी, अब बताएं नेक्स्ट ईयर मेरे पास 54,000 आवर्स होंगे, और नेक्स्ट ईयर का मैं बनाने जा रहा हूं प्रोडक्शन प्लान। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन प्लान के लिए जो हमारे पास थीम है,
जो हमारे पास थीम है वो क्या है सर? वो थीम ये कि हमने बी के कॉर्पोरेट्स को सर डबल यूनिट्स बेचने हैं। सर बी के इंडिविजुअल यूनिट्स को, इंडिविजुअल कस्टमर्स को, जैसे हमने सवाल पढ़ा था 30% मोर यूनिट्स देने। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? सर यहाँ लिखा हुआ है हमने डबल प्रोडक्शन करके देनी है बी के कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, डबल डबल। और हमने बी के इंडिविजुअल कस्टमर्स को 30% प्रोड्यूस करके देना है। और बाकी जो हमारे पास आर्स बच जाएंगे उसमें हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? ए रिमेनिंग आवर्स पे बनेगा ऐसा। अब बताएं सर, मैं अगर प्रोडक्शन प्लान बनाने जाऊं तो मेरे पास सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, उसके कितने यूनिट्स बनेंगे, सर उस पे कितने आवर्स कंज्यूम होंगे, कितने आवर्स हमारे पास लेफ्ट ओवर रह जाएंगे, हमने ये देखना है। हमारे पास टोटल आवर्स हैं कितने? 54,000। पहले हम बनाने जा रहे हैं बी का कॉर्पोरेट। बी के कॉर्पोरेट को लास्ट ईयर हमने यूनिट बेचे थे 720, ये रहे। डबल कर देंगे तो 1440 हो जाएंगे। 1440 पे सर मेरे पास 6 घंटों के हिसाब से 8,640 आवर्स कंज्यूम हो जाएंगे 6 घंटों के हिसाब से। और 54,000 में से अगर 8,640 निकल गए तो मेरे पास बच जाएंगे 45,360 आवर्स। मैं फिर बनाने जाऊंगा सर बी का इंडिविजुअल। सर बी का इंडिविजुअल मेरे पास सर लास्ट ईयर की डिमांड थी 2880। सर दिस डिमांड विल इंक्रीज बाय 30%। तो सर अगर आप इसको 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2880 को तो ये हो जाएगा 3744। और 6 घंटे इस पे भी लगते हैं सर। तो मेरे पास सर 6 घंटों के हिसाब से 22,464 आवर्स इस पे लग जाएंगे। चेक कर लें, मल्टीप्लाई कर लें इसको भी 6 से तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें इसको भी 6 से तो ये आ जाएगा ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास आवर्स कितने रह जाएंगे? 22,896। अब मजबूरी ये कि मैं ए बनाने जाऊंगा ना रिमेनिंग आवर्स पे, तो मेरे पास सर ए बन पाएगा 22,896 डिवाइडेड बाय 5 घंटे। तो ये मेरे पास बन पाएगा सर 4579 ऐसा। इतने ही यूनिट बन पाएंगे रिमेनिंग। तो सर मेरे पूरे 22,896 आवर्स इस पे कंज्यूम हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा सर सारा मामला। तो इसका मतलब है सर हमारी अगले साल की प्रोजेक्टेड सेल्स इतने यूनिट्स की है। तो अगले साल से अगर हम एक सेल्स फंक्शन बनाएं तो हम कहेंगे जी अगले साल हमने यूनिट्स बेचने हैं, वो हमने ए बेचना है, हमने बी का इंडिविजुअल बेचना है और हमने बी का कॉर्पोरेट बेचना है। सर लास्ट ईयर सॉरी करंट अगले साल की हमारी जो सेलिंग प्राइसेस हैं इसकी तो 500 ही रहेगी, इसकी 800 रहेगी, लेकिन सर जो बराबर वाला है उसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट दिया है और हमारे पास नेक्स्ट ईयर की जो प्राइस आ रही है वो आ रही 680। नज़र आ रहा है, हमने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर यूनिट्स। सर ये बिक रहे हैं 1440, सर ये बिक रहे हैं 3744 और ये बिक रहे हैं सर 4579 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी। तो बताएं सर हमारे पास सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस क्या आएगी नेक्स्ट ईयर? सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस सर ये होगा 22,289600। यार हमने यूनिट सारों के गलत लिख दिए। ए के यूनिट हैं 4579, बी के इंडिविजुअल के यूनिट्स हैं 3744 और बी के कॉर्पोरेट के यूनिट्स हैं 1440। अब बताओ हमारे नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी होगी? 22,289600। सर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, आप उसको इग्नोर कीजिएगा ठीक है, क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन सामने एक्सेल पे बना हुआ है जिसको देख के मैं नंबर कोड कर रहा हूँ। क्लास में तो हूँ नहीं कि आपसे पूछता रहा हूँ। ठीक है जी। 2,995,200 ये मेरे पास आ गई बी की इंडिविजुअल की सेल्स और बी की कॉर्पोरेट सेल्स है मेरे पास 979
200। तो सर कंपनी की जो टोटल सेल्स नेक्स्ट ईयर की आ रही है सर इन तीनों से, वो आ रही है सर मेरे पास, सर ये मेरे पास अराउंड बनता है कोई 6264,000। तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर की सेल्स आ गई मेरे बच्चों, कितनी लंबी चौड़ी वर्किंग के बाद नेक्स्ट ईयर की सेल्स है हमारी 6264,000। डन, डन एंड डस्टेड, सेल्स खत्म। अब उठाते हैं जी हम अगली अगली चीज, एंड दैट इज मटेरियल, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की लास्ट ईयर कॉस्ट थी 23100,000 और लास्ट ईयर के यूनिट्स के हिसाब से थी, ठीक है जी, जितने यूनिट लास्ट ईयर बने थे 2.31 मिलियन, और इस दफा तो इन्फ्लेशन भी है। तो हम शुरू कर रहे हैं भाईजान मटेरियल। मेरे बच्चों ये हमारे पास नंबर 2 है। देखिए मेरे पास लास्ट ईयर जो यूनिट्स बने ना, सबसे पहले बताएं, ए प्रोडक्ट ए बना और प्रोडक्ट बी बना, ठीक है जी। प्रोडक्ट ए और बी का जो वजन था, जो वेट था अल्टीमेट आउटपुट का, वेट ऑफ आउटपुट था 2.4 kg, इसका भी था 2.4 kg, इसका भी था। सर एग्जामिनर ने ऊपर लॉसेस दिए हुए आपको कि बी में जो है वो लॉस 10% है और ए में लॉस 4% है। बी में लॉस 10% है, ए में लॉस 4% है। तो सर बी में जो लॉस आ रहा है वो है 10% और ए में जो लॉस आ रहा है वो है 4%। तो अगर मुझे इनपुट निकालना हो तो मैं 2.4 को डिवाइड कर दूंगा 90% से और इधर 2.4 को डिवाइड कर दूंगा 96% से। डन। अब बताएं जी मेरे पास इनपुट इन टर्म्स ऑफ केजीज कितना आ रहा है सर? सर 2.4 डिवाइडेड बाय 0.9 और सर मेरे पास ये आ रहा है कोई 2.67 और ये आ रहा है मेरे पास सर 2.5। सर दिस इज, अच्छा ये मैंने परसेंटेजेस गलत लिख दिए, ये 4% है और ये 10% है। सर ये मेरे पास 96% है और सर ये मेरे पास 90% है। तो सर मेरे पास जब मैं इसको 96% से डिवाइड करता हूँ तो मुझे तो सिर्फ सर 2.5 kg चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, और इधर मुझे 2.667 जो है वो केजीज चाहिए। अच्छा मैं यूनिट्स कितने बना रहा हूँ? यूनिट्स, यूनिट्स पता है कितने बना रहे हैं हम? सर हम ए के यूनिट बना रहे हैं 4579, लिख दें भाई यहाँ पे 4579, और बी के कितने यूनिट बना रहे हैं मिला के बताइएगा। सर बी के 3744 और 1440, 3744 और 1440, 3744 और 1440 कितने बनते हैं सर ये? सर मेरे पास 3744 और 1440 बनते हैं 5184। तो बताएं सर मेरे पास नेक्स्ट ईयर की मटेरियल कंजम्पशन ए पे कितना मटेरियल नेक्स्ट ईयर लगेगा, नेक्स्ट ईयर मटेरियल कितना लगेगा ए के ऊपर है? ये पता है कि कितना मटेरियल लगेगा ए के ऊपर? अच्छा ये निकालने से पहले जरा ये तो निकाल लो कि लास्ट ईयर कितना मटेरियल लगा है सर ए और बी के ऊपर, कॉस्ट पर यूनिट भी निकल आएगी ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास लास्ट ईयर ए और बी सर लगा है 2.5 और 2.667 kgs। सर मेरे पास लास्ट ईयर यूनिट्स थे 5400 और मेरे पास लास्ट ईयर यूनिट्स थे 3600। तो सर मेरे पास लास्ट ईयर 2.5 इंटू 5400 और सर मेरे पास लास्ट ईयर 2.6667 मल्टीप्लाई बाय 3600। सर ये मेरे पास थे 13500 kg यहाँ लगे, और मेरे पास सर इधर जो केजीज लगे वो लगे 9600 केजीज। तो सर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो सर मेरे पास ये बनता है 23100 केजीज लास्ट ईयर। बताएं सर मेरे पास लास्ट ईयर की कॉस्ट कितनी थी? 23.1 मिलियन, और लास्ट ईयर के केजीज कितने हैं? 23100। बताएं मेरे पास एक केजी का रेट कितना था? 100 रुपए। देखें अब आपने सारी कॉस्ट आगे इसी तरह निकालनी है। पहले आपने सर लास्ट ईयर का डाटा रखना है सामने और लास्ट ईयर की कंजम्पशन निकाल लेनी है कि लास्ट ईयर कितना कंज्यूम हुआ। ठीक है जी, लास्ट ईयर का क्या रेट था
फिर आपने करंट ईयर की कंजम्पशन रखनी है, करंट ईयर का हिसाब किताब रखना है। अब बताएं नेक्स्ट ईयर मेरी कितने केजी मटेरियल कंज्यूम होगा। मैं बताऊं सर, नेक्स्ट ईयर मेरे पास जो कंजम्पशन आएगी वो आएगी 11448। तो नेक्स्ट ईयर सर हमारे पास इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4579 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो लगभग ये मेरे पास बनेगा 11448 एक्स के जी। और सर मेरे पास 2.667 मल्टीप्लाई बाय 5184 ये मेरे पास बनेगा 13824 केजीज ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास ये दोनों केजीज मिला के बनते हैं 25,272 केजीज ऐसा। ऐसे ही दोस्त, अब बताएं सर मेरे पास नेक्स्ट ईयर का रेट क्या होगा, ये जानते हुए भी कि मेरे पास 3 महीने पुराना रेट चलेगा 100 रुपए का। 3 महीने पुराना रेट चलेगा सर, ये कहां लिखा है, ये लिखा हुआ है सर, हमने पढ़ा भी था ऊपर कि 3 महीने हमारे पास पुराना रेट चलेगा और सर हमारे पास 9 महीने इन्फ्लेटेड रेट चलेगा। 3 महीने पुराना रेट, 9 महीने इन्फ्लेटेड रेट। इन्फ्लेशन है कितनी है, 10% की। तो एक काम करते हैं, अगर हमारी परचेजेज यूनिफॉर्म है, अज्यूम करें यूनिफॉर्म परचेजेज हैं, तो बड़ा आसान तरीके से हम सर नेक्स्ट ईयर मटेरियल की कॉस्ट निकाल सकते हैं। हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि सर शुरू के 3 महीने प्राइस 100 रुपए है और नेक्स्ट 9 मंथ्स हमारी प्राइस जो है वो कोई 110 रुपए। तो सर हमारी वेटेड एवरेज प्राइस बनती है 107.5। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नेक्स्ट ईयर की जो मटेरियल की कॉस्ट आती है वो आती है 2716740। राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत किसी का इधर उधर हो सकता है। याद रखिएगा मैंने किया ये, लास्ट ईयर की मटेरियल की कॉस्ट ली, कंजम्पशन पर केजी निकाली, लास्ट ईयर का हिसाब किताब रखा, लास्ट ईयर के 1 केजी की कॉस्ट निकाल ली। इस साल उसको इन्फ्लेट किया, 3 महीने का इन्फ्लेशन नहीं था, 9 मंथ्स का इन्फ्लेशन था, वेटेड एवरेज रेट निकाल लिया मैंने और करंट ईयर की एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन के हिसाब से मैंने मटेरियल की कंजम्पशन निकाल ली। देख लोगे ये पक्का, हम एक स्टेप ऊपर जाएं, हम इसको लेके जाएं 2716740। सर ये हमारे पास आ गई मटेरियल की कॉस्ट, पेमेंट फॉर या एक्सपेंस और मटेरियल कितना जी, 2716740 डन। अब बताइए जी हम लेबर का देखने जा रहे हैं। लेबर का मामला बहुत आसान है, लेबर का मामला कंपैरेटिवली बहुत आसान है क्योंकि लेबर के आपने आर्स निकाले हुए हैं सारी चीज़ों के। अब बताएं लास्ट ईयर के आर्स आपको पता हैं कितने हैं, हमने ऊपर अभी निकाले थे सर जब कैपेसिटी देख रहे थे हम। सर हमारे लास्ट ईयर के आर्स थे 48,600 और इस साल होंगे 54,000। लास्ट ईयर के आर्स थे हमारे 48,600। सर लास्ट ईयर की कॉस्ट कितनी थी, सर लास्ट ईयर की जो हमारी कॉस्ट थी वो शायद थी 777,600 ना सर, 777,600। तो सर मैं काम कर रहा हूँ 777,600 को डिवाइड कर रहा हूँ 48,600 आर से ताकि मुझे आर्ली रेट मिल जाए। और सर मेरे पास जो आर्ली रेट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 16 रुपए का पर आर। अब बताएं जी हमारे पास नेक्स्ट ईयर 16 रुपए का जो रेट है ये इंक्रीज हो जाएगा 15%। सर ये आपको किसने बताया, सर लिखा हुआ है सवाल में कि लेबर की कॉस्ट नेक्स्ट ईयर 15% बढ़ेगी, तो हम इसको बढ़ा रहे हैं सर 15%। कितना आ रहा है देखो जरा, ये नेक्स्ट ईयर अगर ये 15% बढ़ जाए तो सर मेरे पास ये हो जाएगा 18.4। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास जो लास्ट ईयर की कॉस्ट है 993, सॉरी मेरे पास जो लास्ट ईयर की कॉस्ट है 777,600 है, नेक्स्ट ईयर के आर्स कितने हैं, 54,000 घंटे। एट द रेट 18.4 कितना आ रहा है सर, ये 993,600। ये आ गई सर मेरे पास लेबर की कॉस्ट। ऐसा ये जाके ऊपर मैं प्लग इन कर दूं, सर मैंने लास्ट ईयर की कॉस्ट निकाली, फिर मैंने इसको करंट ईयर का हिसाब किताब देखा, लेबर सर 993,600 डन। अब हम जा रहे हैं सर चौथे पार्ट पे जो है हमारा ओवरहेड्स। बताएं लास्ट ईयर के ओवरहेड्स कितने हैं सर, गालिबन कुछ 6 लाख समथिंग थे।
मुझे इतना याद आ रहा है, 6,30,000, इसमें से 40% फिक्स्ड है और वो 5% बढ़ेंगे अगले साल। ये 40% ना फिक्स्ड है और वो अगले साल 5% इंक्रीज होंगे। और ए का वेरिएबल ओवरहेड बी के मुकाबले में आधा है या बी का ओवरहेड ए के मुकाबले में डबल है। ठीक है जी, तो आए जरा देखते हैं जनाब। 6,30,000 है ना सर, 6,30,000 का दो हिस्सा, एक है हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स, एक है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स। जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है वो सर 40% है, तो 40% बनता है सर मेरे पास 6,30,000 का 40% इज 2,52,000। और जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड है वो बनता है 378,000। ये लास्ट ईयर के, ठीक है जी। अच्छा सर, मैंने लास्ट ईयर जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे वो ए प्रोड्यूस किया था 5,400। अगर उस पर एक्स रुपीज़ का वेरिएबल ओवरहेड लगता है तो बी मैंने लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया था 3,600। ये ए है, ये बी है, और बी के ओवरहेड डबल है, डबल है, और ये दोनों बराबर हैं 378,000 के। तो मुझे एक्स बताओगे कितना है सर? इसमें एक्स आता है 30 रुपये, 30 रुपये पर यूनिट। इसका मतलब यह है कि मेरे पास लास्ट ईयर ए के एक यूनिट का रेट था 30 रुपये और बी के एक यूनिट का रेट था 60 रुपये। ये वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, वो भी कब? लास्ट ईयर। डन। अब बताएं कोई इन्फ्लेशन है? हाँ सर, नेक्स्ट ईयर ये भी इन्फ्लेट होगा 5% से। ठीक है जी, कितना हो जाएगा सर ये? 264,600। और सर यहां पर मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और जो रेट है, पहले बता नेक्स्ट ईयर का रेट क्या है? वेरिएबल ओवरहेड इन्फ्लेट हो रहे हैं सर, हो रहे होंगे लाजमी। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कहा 10% इन्फ्लेट होंगे। 10% का मतलब है ये 30 रुपये वाला रेट 33 हो जाएगा, ऐसे ही ना? और ये 60 रुपये वाला रेट 66 हो जाएगा। यूनिट सर मेरे पास 4579 है नेक्स्ट ईयर के इसके, और गालिबन इसके हैं 5184। तो मुझे बताओगे सर मेरे पास नेक्स्ट ईयर का क्या हिसाब किताब बन रहा है? सर मेरे पास नेक्स्ट ईयर की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 151,114, और ये मेरे पास आ रही है 342,144। अब बताएं सर मेरे पास 342,144 और ये दोनों मिला के जो टोटल वेरिएबल रेट बनता है वो बनता है सर 493,258। तो 493,258 मेरे पास एक तरफ आ रहा है और मेरे पास सर को 264,600 का कॉस्ट एक तरफ आ रहा है। ऐसा 264,600 वेरिएबल ओवरहेड्स, और एफओएच सॉरी ये हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड है और हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड है। तो पोजीशन चेंज कर दो यार। वो है मेरे पास सर 493,258। अब मेरे पास एक ही चीज रह गई है, वो है सेलिंग ओवरहेड्स। डन, उस पे जाएं हम। सर हमारे पास ये पॉइंट होगा चौथे के बाद पांचवा, ये चौथा और पांचवा तो खैर ऊपर ही आ गया। सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स। डन। अब वो है कितने ये दिखा दो पहले लास्ट ईयर के। सर मेरे पास लास्ट ईयर के हैं वो कोई गालिबन 8 लाख, और उसके बारे में एग्जामिनर सिर्फ एक बात कर रहा है कि वो 10% इंक्रीज होंगे क्योंकि वो सारे फिक्स हैं। और सर 2.5 लाख रुपए का ऊपर भी बात की है उसने कि 2.5 लाख रुपए का हमारा फिक्स्ड ओवरहेड और लगेगा कैंपेन के लिए जो हम 2.5 लाख रुपए लेके जाएंगे ये। तो सर हमारे पास 8 लाख इंटू 1.1 नेक्स्ट ईयर, 8 लाख इंटू 1.1 प्लस 2.5 लाख। सर ये मेरे पास बनता है अराउंड 1,130,000। डन।
अब ये 1130,000 बन रहा है सर, इसको मैं जाके ऊपर प्लग इन करूं, ये मेरे पास आ जाएगा सर सेलिंग ओवरहेड्स। 1130,000। अब बताएं सर मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है कितने का, सारी चीज़ें ऊपर नीचे नेट कर दें तो मेरे पास सर नेट प्रॉफिट आ रहा है 6264,000। सर मेरे पास 2716,740, फिर मेरे पास सर 993600, फिर मेरे पास है सर 493258, फिर मेरे पास है 264600, फिर मेरे पास है 1130,000। ठीक है सर, ये मेरे पास नेट प्रॉफिट बनता है 665,802। ये आ रहा है सर मेरे पास नेट प्रॉफिट। ठीक है जी सर, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, इट कंटेन्ड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है जी, लास्ट ईयर की कॉस्ट निकालना, फिर उसको इन्फ्लेट करना, अगले साल की कॉस्ट निकालना, अच्छा सवाल था। इसी तर्ज पे एक अच्छा सवाल बन के आ सकता है। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फैक्ट। थैंक यू वेरी मच जी।